नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। आप सबका इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग कुछ भविष्यवाणियों की बात करेंगे। और शुरू होने से पहले आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में। हमारा हमेशा यही उद्यम रहता है, जो अटेम्प्ट, कि हम लोग ओनली रेफरेंसेबल मटेरियल लेकर आए। और पीपल हु हैव रिसर्च एनफ ऑन द टॉपिक, we stay away from sensationalism, we stay away from any kind of opinion based shows. And so therefore you'll find a lot of information real, but we do not cover political news because we are not political channel, hardly cover. So today I have a very special guest. He has written 30 plus books, 30 plus because now you can imagine plus, and more than 22,000 plus articles in his entire career. सो सो विदाउट डिले स्वागत करते हैं प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र जी का। नमस्कार। सो अभी 2024 पता नहीं पूरे दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। जी। इस लाइक भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इम्पोर्टेंट है, रशिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है, चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा हम्म, क्या है 2024 में? और हर जगह इलेक्शंस भी हैं। अमेरिका में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है, और बाकी अनेक देशों में इलेक्शन है। चाइना को छोड़ के, चाइना में परमानेंटली इलेक्ट कर चुके हैं लोग। लेकिन 2024 में ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया लोगों के लिए? देखिए क्या है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद अभी के जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह ने बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए और नेशन स्टेट को एक खास तरह से एक स्ट्रक्चर उसको दिया जो पहले था, उसे और मजबूत किया और बहुत से इंटरनेशनल एजेंसीज को मजबूत किया। लेकिन अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार की थ्योरी उन्होंने रची थी वो मिसलीडिंग थी। मतलब ये था कि अमेरिका एक खेमा है, सोवियत संघ दूसरा खेमा है, देयर इज समथिंग लाइक कैपिटलिस्ट एंड देयर इज अनदर थिंग लाइक कम्युनिज्म। तो ये सब एक फॉल्स, एक झूठी बातें थी, क्योंकि न तो कोई कैपिटलिस्ट है, पैसा होने से कोई कैपिटलिस्ट नहीं होता। कैपिटलिस्ट एक एक स्लोगन है या एक फ्रेज है एक खास पीरियड के लिए। और कम्युनिस्ट तो दुनिया में कौन है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अपने आप को कम्युनिस्ट कहने वालों ने केवल अपने विरोधियों की हत्या और दमन और किसी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देना, यही सब किया है, और झूठ बोलना। तो इसलिए वो कोई ऐसा कोई वर्ल्ड विश्व स्तर पर कोई लड़ाई चल रही है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच, ये एक झूठा नारा था जो चलता रहा। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए हैं उसमें नेशन स्टेट जो है वो एक तरह से फ्लूइड की स्थिति में है, पिघल रहा है। यानी नेशन स्टेट एक यूनिट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं, सारे दुनिया में नेशन स्टेट्स हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया अलग अलग है। और उससे भी बड़ी बात, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो बने हैं, उन्होंने नेशन स्टेट के भीतर बहुत तरह से हस्तक्षेप किए हैं। जैसे मान लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन है, तो उसके अपने पैरामीटर्स हैं स्वास्थ्य के। इसी तरह विश्व व्यापार संगठन है, इसी तरह मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स वाली बात है। तो ये सब क्या है, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इंटरवीन कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं नेशन स्टेट के भीतर। तो नेशन स्टेट उस अर्थ में जो पहले माना जाता था कि ये एकदम इंडिपेंडेंट यूनिट है, उस अर्थ में इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है। अब इसमें जो अभी तक के समीकरण थे वो बदल रहे हैं। समीकरण क्या थे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की लीडरशिप में पश्चिमी यूरोप बौद्धिक रूप से इंटेलेक्चुअल लेवल पे दुनिया में अपने केवल अपना प्रभाव फैला रहा था। लेकिन अब स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस जहां पहुंचे हैं, वहां जो उनके अब तक के समीकरण थे और जो अब तक के स्थापनाएं थी, जो बौद्धिक संरचनाएं थी, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर्स हैं और कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो सब के सब अब एक तरह से संदिग्ध हो गए हैं। कोई नहीं जानता, कभी उसका कोई आशय लेते हैं, कभी कोई।
तो दूसरे क्या है कि कुछ भी हो, वेस्टर्न स्कॉलरशिप बहुत डेवलप हुई है धीरे धीरे 100 साल में। तो साइकोलॉजी में भी, फिलोसफी में भी, कई डिसिप्लिन में उन्होंने काफी प्रगति की है। प्रगति की है तो ये समझ में आ गया कि ये जो हमारा, जिसको हम कोई परमानेंट आइडियाज मानते थे, वो स्वयं में एक कॉन्स्ट्रक्ट है, दिमाग से उत्पन्न है, और वो बदलते रहते हैं। तो इसलिए मनुष्य का जैसा नियंत्रण सोचा था पहले, जो कि न्यूटोनियन और डेकार्टियन मॉडल कहेंगे साइंस का, उसी के आधार पे पार्टियां बनी हैं, उसी के आधार पे इक्वेशंस बने हैं, उसी के आधार पे आपने समाज को वर्गों में बांटा कि समाज के ये वर्ग होते हैं, वो वर्ग होते हैं। तो वो सब अब एक कंस्ट्रक्ट है, वो चीजें पिघल रही। तो एक नई रचना आ रही है दुनिया में, और उसमें सबकी अपनी अपनी भूमिका है, लेकिन भारत की भी एक विशेष भूमिका है। और दूसरी बात, जो एक तरीका पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने लेनिन और स्टालिन को खड़ा किया, इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ने। फिर जब स्टालिन की महत्वाकांक्षा बढ़ गई और वो आपका राइवल हो गया, तो आपने उसको कंट्रोल करने के लिए इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को आगे बढ़ाया। फिर जब इस्लामिक फंडामेंटलिज्म भी समस्या बन रहा है, तो अब उसको कंट्रोल करने का उपाय सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर उसने हमला कर दिया है ना, ट्विन टावर्स पर जो अटैक किया। तो ये एक विचित्र सी चीज है कि आपका क्रिएशन आपका ही शत्रु बन रहा है। तो जो लोग समझदार हैं उनको अब अपने ऊपर शंका हो रही है कि जो हमारे इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्ट्स हैं, बौद्धिक संरचनाएं हैं, वो संदेह के लायक हैं, उनको सोचना चाहिए। तो आपने जो वर्गीकरण किए थे कि ये ऐसा है, वो, ये कम्युनिज्म है, ये कैपिटलिज्म है, ये रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है, हम इसको ऐसे यूज करेंगे, वो सब चीजें लड़खड़ा रही। तो एक तो रीथिंकिंग की जरूरत लग रही। दूसरी, मानव सभ्यताएं जो हैं, या मनुष्यों के समूह जो हैं, उनकी अपनी जो पहचान है, उनको कैसे डिफाइन करें, कैसे रीडिफाइन करें, ये समस्या आ रही है। और दूसरे, बहुत सी घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि भारतवर्ष को ही लें, तो भारतवर्ष ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए, इंग्लैंड की कोशिश ये थी कि ये जो पुराना भारत है, जो 20वीं सेंचुरी के 20वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में भारत था, उसकी ताकत से इंग्लैंड, फ्रांस विशेषकर घबरा गए, खासतौर से चर्चिल। उनको लगा कि ये तो बहुत शक्तिशाली है, और इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हमारी रक्षा की, हमको हिटलर की सेनाओं से बचाया, जर्मनी की सेनाओं से बचाया। तो ये बहुत शक्तिशाली हैं, और अगर ये कल को हमारे विरुद्ध हो गए तो हमारे पता नहीं क्या गति करें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण भी ये लोग बहुत डर गए, इंग्लैंड और फ्रांस। तो इन्होंने भारत के भीतर, जो पुराना भारत था, 20वीं सेंचुरी में जैसा बचा था भारत, उसके भीतर भी एनिमी स्टेट खड़े कर दिए, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, फिर उसका एक बांग्लादेश बन गया। तो इस तरह है, जो इनकी रणनीति थी वो भारत को कमजोर करने की थी। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका देख रहा है कि जिनको उसने अपनी ताकत के रूप में बढ़ाया, मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को, भले वो उसको मुस्लिम फंडामेंटलिज्म न कह के टेररिज्म कह रहा है, लेकिन ये तो हर आदमी जानता है कि ये तो निक नेम है। असल में जिसे आप टेररिज्म कह रहे हैं वो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म है ना, मुस्लिम उग्रवाद है। तो वो बहुत बड़ी समस्या बन गया है, जबकि आपने उसको, रूस को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान में और दूसरी जगह बनाया था। और फिर स्टालिन जब आपका राइवल बन गया, तो आपने सोचा कि सोवियत संघ के मुकाबले चीन, माओ जेडोंग को खड़ा कर दें। तो माओ जेडोंग का जो चीन हुआ, उसका बहुत सा झूठा महिमा मंडन किया गया, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन अब स्वयं कम्युनिस्ट चाइना जो है, वो अपनी आबादी के साथ, अपनी पॉपुलेशन के साथ, अपनी जनसंख्या के साथ जबरदस्त अन्याय कर रहा है, और उसने बहुत सारे नेशंस को खा लिया है। तिब्बत, दक्षिणी मंगोलिया, मंचूरिया, स्वयं उइगर जो हैं उनको भी, यानी बहुत सारे नेशंस, जो पुराने नेशंस हैं, उनको वो नष्ट कर डालना चाहता है। तो कम्युनिज्म भी जो है, तो जो अमेरिका की मुख्य प्रतिज्ञा है कि मानवीय स्वतंत्रता के लिए हम काम करेंगे, तो चाइना तो
मानव स्वतंत्रता का सबसे बड़ा शत्रु है। और साथ ही कोरोना काल में तो लगा कि वो संपूर्ण विश्व मानवता का शत्रु है, सबको जैविक युद्ध से, बायोलॉजिकल वार से खत्म कर देना चाहता है, या इन्फेक्शन से, या बायोलॉजिकल डिजीजेस से। तो इसलिए जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो बहुत बड़े क्रिएशन हुए पॉलिटिकली, एक है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म, जिसे उन्होंने अब टेररिज्म नाम दिया है, और दूसरा है कम्युनिस्ट इंपीरियलिज्म। तो दोनों ही बहुत ही खतरनाक हो गए हैं। तो अब ये दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटिश तथा फ्रेंच स्कॉलरशिप ने डेवलप किया, ये कंस्ट्रक्ट संदिग्ध है। तो इसमें हमको दुनिया के दूसरे देशों की भी मदद लेनी चाहिए। इस बीच भारत में जो ये चाहते थे, जिस जैसा चाहते थे ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए कि हमारी कॉलोनी जैसी रहे, और हमारा जो कॉलोनियल माइंडसेट है वही भारत में रहे, उसमें बहुत सा परिवर्तन आ गया। 2014 में नरेंद्र मोदी आ गए, जिनका समर्थन न तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कभी किया, न इंग्लैंड ने, न फ्रांस ने। तो भारत के अपने बल से नरेंद्र मोदी आ गए। तो अब ये समझ में आ रहा है कि भाई बहुत सारी और फोर्सेस हैं दुनिया में जो बियॉन्ड कंट्रोल हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर। तो उनको समझना पड़ेगा, और उसके साथ कुछ नए समीकरण बनेंगे। तो विश्व में, जैसा आप कह रहे हैं, 2024 में बहुत से नए समीकरण बनने की संभावना है। जैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो महिमा मंडन संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, वो झूठा निकला। तो उसके बारे में रिथिंकिंग कर रहे हैं अब अमेरिकन जो डिप्लोमेट्स हैं और जो स्टेट्समैन हैं, सभी लोग। और जो आपने मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दिया सोवियत संघ को कंट्रोल करने के लिए, तो वो भी गलत सिद्ध हुआ। और यूक्रेन में भी कोई बहुत सफल नहीं हो रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इस तरह से आप दुनिया में जो आप कर रहे हैं उसके बारे में अब स्वयं आपको सोचना पड़ेगा। तो 2024 जो है वो बहुत बड़ी थिंकिंग का, संसार के विषय में सोचने का, और दुनिया में नई नई शक्तियों के उभार का समय है। इसमें भारत की केंद्रीय भूमिका है। भारत में ये जो नरेंद्र मोदी आए हैं, इसमें न तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कोई कंट्रीब्यूशन है, न इंग्लैंड का, न फ्रांस का, न वेस्टर्न पावर्स का। अपने बल पर, भारत की अपनी शक्ति के बल पर भारत में एक बहुत बड़ी शक्ति आ गई है। इतनी बड़ी शक्ति आ गई है कि अब जो इंटरनेशनल एंटी इंडिया फोर्सेस थी, उनके सारे एजेंट इकट्ठा हो गए हैं, और वही अपने को क्लेम कर रहे हैं कि हम जो है INDIA हैं। लेकिन उनका कोई सपोर्ट सिस्टम भारत में नहीं। वो केवल फॉरेन एड पर, विदेशी शक्तियों की मदद पर निर्भर करते हैं। और अलग अलग, कहीं अलग अलग ग्रुप्स हैं, उनमें एक तरह का एक्सट्रीमिज्म जगा रहे हैं। यानी वो एक तरह से भारत में झगड़ा, तोड़फोड़, कलह, लगातार इनफाइटिंग, इसको बढ़ावा देने वाले हैं। तो ये भारत के स्वभाव में नहीं है। भारत का जो समाज है, विशेषकर जो इसका मुख्य समाज है हिंदू समाज, ये बहुत ही शांत और परिपक्व समाज है। मतलब बहुत ही चित्त से शांत, और बहुत ही मैच्योर सोसाइटी है, बहुत परिपक्व समाज है। ये दूर तक सोच के काम करता है, बहुत जल्दी उत्तेजित नहीं होता। जैसे कि मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट उत्तेजित हो गए, या जैसे किसी समय मिडिवल क्रिश्चियंस हमेशा एजिटेटेड रहते थे। तो भारत का जो समाज है वो बड़ा शांत और गंभीर समाज है, वो दूर तक देखता है। तो इसलिए उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और ये जितने भी इंटरनेशनल एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनके सारे ही एजेंट भारत में इकट्ठा हो गए हैं, तो भी उनकी कोई खास शक्ति भारत में नहीं बन रही है। तो ये स्वयं में एक समझने की चीज है कि हमको अभी तक की जो शक्तियां थी उनसे भिन्न कुछ दुनिया को समझना पड़ेगा, भारत को समझना पड़ेगा, और संसार को भी समझना पड़ेगा। अपने जो पुराने स्ट्रक्चर हैं, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर, उनको मॉडिफाई करना होगा, रिडिफाइन करना होगा। जैसे कि रिलीजियस आइडेंटिटी जो है उसको छोड़ देना चाहिए, है ना, कि ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये हिंदू है। अगर हम भारतीय दृष्टि से देखें तो ये फॉल्स आइडेंटिटी है। तो सारी फॉल्स आइडेंटिटी त्याग देना चाहिए। सही क्या है, ये धर्म में है, ये अधर्म में है,
ये वर्चुअस है, ये सिंफुल है या इविल है, ये जो है सही है, ये गलत है। और क्या क्या सही है, वो यूनिवर्सल जो लॉज हैं और यूनिवर्सल जो नॉर्म्स हैं, उनके आधार पर तय होगा कि ये अ, अहिंसा का अधिक पालन करता है, दूसरों के प्रति द्रोह नहीं रखता, द्वेष नहीं रखता। क्योंकि अहिंसा की भारतीय परिभाषा, अहिंसा का अर्थ नॉन किलिंग नहीं है। अहिंसा का अर्थ है कि जो किसी के प्रति द्वेष नहीं रखे और सत्य को बोलता है या नहीं। तो अब ये कैटेगरी लानी पड़ेगी ना, मनुष्य की पहचान नए सिरे से करनी पड़ेगी, और भारत इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। आपकी जो अभी तक की आइडेंटिटी है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, एक तो इसको छोड़ना होगा। और दूसरे, नेशन स्टेट आपने बना भी दिया और ह्यूमन राइट के नाम पे उसको इंटरवीन कर रहे हैं लगातार, तो उसमें भी सोचना पड़ेगा कि क्या यूनिट बनाई। या तो आप नेशनल स्टेट को परमानेंट यूनिट माने, तो आप इंटरवीन नहीं करें, और अगर आप लगातार इंटरवीन कर रहे हैं तो कोई नई यूनिट्स के विषय में सोचें। तो आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो रहा है कि जो पुराने आपने नेशन स्टेट कुल 150 साल पुराने हैं, और 150 साल में ही उनमें उथल पुथल होने लगी। आप रोज नए नेशन स्टेट बनाते हैं, फिर उनकी आइडेंटिटी जो है वो खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि आपने उसके विषय में ज्यादा सोचा नहीं है कि क्या होगा। कहीं आपने 50 लाख की जो पॉपुलेशन है, 50 लाख की जनसंख्या का एक नेशन स्टेट है। अब ये जो आपने यूनाइटेड नेशंस बना रखा है, यानी यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस आदि ने, तो उसमें कहने को तो सबकी सहमति है, लेकिन उसमें क्या है, अगर 50 लाख की आबादी है या 500 की भी आबादी है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारा वेटिकन सिटी है, वेटिकन नेशन स्टेट है, उसकी कुल कितनी जनसंख्या है, तो 1000 से भी कम, उसका भी एक वोट है। किसी की 50,000 जनसंख्या है, उसका भी एक वोट है। किसी की 5 लाख जनसंख्या है, उसका भी एक वोट है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि की 5 करोड़ 6 करोड़ जनसंख्या है, उसका भी एक वोट है। रूस की या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 20 से 30 करोड़ अगर है जनसंख्या, या 40 करोड़, तो उसका भी एक वोट है। और भारत की 140 करोड़ जनसंख्या है, उसका भी एक वोट है। इसका अर्थ है कि आप भारत के मनुष्य को इंग्लैंड के मनुष्य से बहुत छोटा मानते हैं। इंग्लैंड के 5 करोड़ की पॉपुलेशन वाले इंग्लैंड का भी एक वोट, और 140 करोड़ वाले भारत का भी एक वोट, यानी कि आपने 28 भारत इंडियंस को एक अंग्रेज के बराबर मान लिया। तो ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है। यानी आपकी नजर में 28 भारतीय बराबर हैं एक अंग्रेज के। या आपकी नजर में अगर सऊदी अरब एक नेशन स्टेट है, तो उसकी कितनी आबादी है, 1.5 करोड़ अगर उसकी आबादी है, तो आपने इसका मतलब 100 हिंदुओं या 100 भारतीयों को एक सऊदी अरब मुसलमान के बराबर मान लिया। ये तो आपका क्राइटेरिया ही डाउटफुल है। तो इसलिए नए नई संरचनाएं हैं, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी नए रूल्स बनेंगे, और इसमें भारत सबसे पहले पहल करेगा। और इसीलिए 2024 में भारत का जो चुनाव होने जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें क्योंकि मोदी जी फिर आते दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, इसलिए वो इन सब बातों को उठाएंगे। भारत अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा के अनुरूप बात उठाएगा। जी। सी 2024 में पूरे विश्व का जो जो कॉलोनियल सेटअप है, जैसे यूनाइटेड नेशंस और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और जितने भी हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूके, हाँ, ये सब का एक ही प्रोग्राम है। और लोग अगर सोचे हैं कि आइसलैंड, नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्पेन, पोर्चुगल, हम्म, फ्रांस, इन सब का एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह मिलिट्री दबाव में भारत के मिलिट्री इंटेलिजेंस या जो भी एजेंसीज के थ्रू या भारत के अंदर फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से एक रिवोल्ट क्रिएट किया जाए, ताकि भारत कमजोर हो। हम्म, कोई भी नहीं चाहता कि भारत तीसरे नंबर की बड़ी इकोनॉमी बने। ये लेकिन ऊपर से गले मिलते हैं, लेकिन इन पे तो आप, हम कुसुमलता जी इतना बात कर चुकी हैं, आप पूरा खोखलापन है, एक जेलेसी से ये लोग काम करते हैं। और लेकिन मैं एक चीज और भी देखता हूँ कि भारत की जो जो खुफिया तंत्र है, वो इसके लिए कितना तैयार है, कितना नहीं तैयार है, हमको दिखता नहीं कभी भी। जैसे कि अमेरिका में इतने आक्रमण हो रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, मतलब जो भी मोदी का नाम लेता है वो तो रोक नहीं सकते हैं, मोदी मोदी हर जगह चलता है, लेकिन एक आक्रमण होता है, हिंदुओं के ऊपर आक्रमण होता है।
तो भारत का खुफिया तंत्र इन सब चीजों षड्यंत्रों के लिए तैयार है कि नहीं है, आपको क्या लगता है? नहीं, भारत से यहाँ दो बातें हैं। एक तो है भारत, स्वयं भारत जो है उसका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, यानी जो, चलिए सीधे सरल भाषा में बात करें कि जो यहाँ का गुप्तचर विभाग है, चाहे वो रा हो, सीपीआई, माने जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पर्सोनल, तो वो बहुत समर्थ हैं। लेकिन उस अर्थ में ये तैयार नहीं है कि जो कांग्रेस ने शासन किया उसका पर्पस था कि जो यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो केवल पार्टी के कंट्रोल में रहे, पार्टी लीडर के नेशनल इंटरेस्ट के लिए उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मोदी जी उसमें बहुत काम कर रहे हैं, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये तो थोड़ा, यानी जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पर्सोनल हैं वो तो बहुत प्रतिभाशाली हैं। तो एक तो उनको थोड़ा पुशअप की जरूरत है, थोड़ा बैकअप की जरूरत है, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। और इसके बाद उनमें प्रतिभा तो संसार में किसी से कम नहीं है। तो केवल उनको सुविधा, रिसोर्सेज और थोड़े अधिकार देने की बात है, पावर देने की बात है, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो जिस समय, अगर मोदी जी जब, जो कि निश्चित रूप से आ रहे हैं 2024 में, तो उसके बाद जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दुनिया भर में काम करेंगी। और जब, क्योंकि दो तरह की चीजें हैं, एक तो थ्योरेटिकल जो बातें हैं मानवता और लोकतंत्र और इन सब की, लेकिन जो रियल पॉलिटिक्स है और जो संसार में चल रहा है वो तो ताकत के बल पर चल रहा है। तो एक तो सैन्य शक्ति भारत बढ़ा रहा है अपनी, और युद्ध की शक्ति बढ़ा रहा है, जो बहुत आवश्यक है क्योंकि भारत सदा से विश्व का सर्वश्रेष्ठ योद्धा देश रहा है। और दूसरे गुप्तचरी, गुप्तचरी के बिना तो कोई राजनीति कभी भी नहीं होती। चाहे आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ लें, चाहे स्वयं महाभारत पढ़ लें, उसमें गुप्तचरों के विषय में कितने विस्तार से लिखा है, पर बहुत उसकी अलग से बात कर सकते हैं। तो ये गुप्तचरी भारत में भी उतनी ही है जितनी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस के लोगों में जितनी क्षमता है, भारतीय गुप्तचरों में उससे कम क्षमता नहीं है। लेकिन ये सच है कि भारत की गुप्तचर शक्ति का कांग्रेस ने विस्तार नहीं किया बल्कि दमन किया, अपने पार्टी इंटरेस्ट के लिए उसको यूज किया, नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं किया। लेकिन अब मोदी जी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 3-4 वर्षों के भीतर भारत की गुप्तचर एजेंसी विश्व की नंबर 1 गुप्तचर एजेंसी हो जाएगी। वो इंग्लैंड और अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी सीआईए और इंग्लैंड की एजेंसीज के बराबर हो जाएगी, इसराइल की गुप्तचर संस्था के समान हो जाएगी। और फिर अवश्य, फिर मुश्किल जाएगी, क्योंकि जो लोग भारत में तोड़फोड़ कर रहे हैं, चाहे वो ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए हों, चाहे ये लुम्पेन एलिमेंट्स के जरिए हों जिन्हें वो लोग INDIA कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो अमेरिका की तरह अगर भारत की गुप्तचर एजेंसी जो अगले 3 साल में शक्तिशाली होने जा रहे हैं, तो फिर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रूलर्स हैं और इंग्लैंड और फ्रांस के रूलर्स हैं, उन्हें सावधान होना पड़ेगा। क्योंकि आप हमारे यहाँ तोड़फोड़ करेंगे तो हम आपके यहाँ इससे चौगुनी तोड़फोड़ कर सकते हैं, आपको मुश्किल जाएगी। तो नहीं, तब, क्योंकि शक्ति की ही भाषा है, रूलर्स तो शक्ति की भाषा शक्ति की समझेंगे। भाषा और कोई नहीं ये भाषा। सब फिलोसॉफिकल डिबेट तो टाइम पास है टाइम पास। और लोगों को गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, है। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वास्तविक शक्ति आगे बढ़ रही है, रियल पावर, जिसमें सैन्य बल और गुप्तचर शक्ति है। तो हम बहुत जल्दी इस स्थिति में होंगे कि आप हमारे तोड़फोड़ करेंगे तो हम आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, और तब आप डरेंगे और आप हमसे दोस्ती करेंगे। नहीं, ये लोग तो भय की भाषा ही जानते हैं, और हाँ तुलसीदास गोस्वामी ने तो बताया है, भय बिन होए न प्रीत। हाँ हाँ, तो वो पूरा बताया ही उन्होंने। राजनीति के लिए तो यही सत्य है। यही सत्य भय है। बिंदु हो, क्योंकि वहां भी राजनीति थी ना, समुद्र से रास्ता मांगना था। तो जो पॉलिटिकल फील्ड है उसमें एक ही भाषा है, भय बिनु हो ही न प्रीति। तो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को भी अब थोड़ा भारत से भय होने लगा है, अभी और बढ़ेगा। किनको? जो उनके पावरफुल लोग हैं। नागरिकों से तो हमारे तो धर्मशास्त्र का नाम ही मानव धर्मशास्त्र है, जिसे जानबूझ के लोगों ने लॉ ऑफ मनु या मनुस्मृति कहा है, उसका मूल नाम मानव धर्मशास्त्र है। तो मनुष्यों के विषय में जितना प्रेम भारतीय को है, सब मनुष्यों से, हमको अमेरिकी मनुष्य से भी प्रेम है, इंग्लिश से भी, फ्रेंच से भी। भारतीय लोग स्वभाव से मानव प्रेमी और पर्यावरण प्रेमी, और सभी भूतों, सभी महाभूत यानी नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं,
आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, इन सब के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं, श्रद्धा का। तो वो तो अलग बात है विचार के लेवल पे। लेकिन शक्ति के लेवल पे सैन्य और गुप्तचर एजेंसी की ही भाषा और उसी बल का प्रयोग करते रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी, सोवियत संघ भी, इसराइल, इंग्लैंड और फ्रांस भी। तो अब भारत उस शक्ति का संग्रह कर रहा है और बहुत जल्दी उसको बढ़ा रहा है। उसका प्रयोग हम लोग शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वहां तो कर ही रहे हैं। तिब्बत और चीन में भी कर रहे हैं। और आवश्यकता पड़ने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अगर हमारे यहाँ करता है, तो हमारे पास बहुत सारी और नई एजेंसीज आने वाली हैं। आप ट्विटर और फेसबुक कर रहे हैं, तो हम उसकी काट बहुत सी कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं वो अभी से कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा, बताएगा नहीं। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो समझदार स्टेट्समैन हैं, उन्हें भारत से मित्रता का भाव रखना चाहिए। टकराव में आप टूट जाएंगे, आप कई टुकड़ों में बट जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना कि इन्होंने इतने सालों से एक मानसिकता अपने अंदर बना ली है हम्म, कि हंटर गैदरर्स इनके पूर्वज हैं। मतलब हम्म, जो शिकार करते हैं और जो ऐसे करके भोजन का इनके पूर्वज हैं। दूसरा कि जो एनिमल किंगडम का रूल है वो ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल है। हम्म, मतलब जो जीता वही सिकंदर, बाकी सब बंदर। यही है। हम्म, तो हम्म, लेकिन वो चलता नहीं है, मनुष्य समाज में नहीं चलता। वो जो जानवरों के समाज की बात है, हमारे मनुष्य में हम्म, नहीं चलता। मनुष्य में जो ज्यादा विद्वान होगा उसी की बात हम्म, चलेगी। और विद्वान का अर्थ है कि जिसको वेदों का ज्ञान हो, उसी का चलने वाला है विजडम। बाकी कुछ चलने वाला नहीं है। तो विद्वान नहीं, का डेफिनेशन भी अलग है। लेकिन आपको ये क्या लगता है, जैसे आप तो बहुत सारे पॉलिटिकल एनालिसिस कर चुके हैं, काफी लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। आपको ये क्या लगता है कि भारत में जो आज जो एक एंटी इंडिया मतलब एंटी भारत जो मूवमेंट चल रहा है, जो कि पूरा के पूरा वेस्ट से स्पॉन्सर्ड है, इनडायरेक्टली और हम्म, डायरेक्ट, हम्म, वो मूवमेंट को हटाने के लिए, जैसे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, जो हम लोग भी सब अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत से प्रेम करते हैं, क्योंकि वेद वहां से आए हैं। वो एक हमारे लिए एक मातृभूमि है। हम्म, जैसे अमेरिका में भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक मातृभूमि यहाँ पे लोग रहते हैं और एक वहां पे मातृभूमि है। तो तो ऐसा आपको क्या लगता है कि भारत ऐसा क्या कर सकता है, या आपको क्या लगता है फ्यूचर में कि ये जो षड्यंत्र चल रहे हैं वो उनकी समाप्ति कैसे हो सकती है 2024 के इलेक्शन के बाद? नहीं, ये षड्यंत्र तो हमारे कंट्रोल में है। ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज तो नहीं, लेकिन वेस्टर्न स्टेट्समैन और वेस्टर्न डिप्लोमेट और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अनरेस्ट फैला रही हैं भारत में, वो हमारे पूरी तरह कंट्रोल में है। उसका कारण ये है कि वो एक तरह से एक कंफ्यूजन में काम कर रही थी। हिंदू समाज के मन में उन्होंने बहुत सारी निराशा, ग्लानि कि हम तो संसार के सबसे बुरे समाज हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड हैं और हमें तो ये बुराई है, वो बुराई है। तो ये जो सोशल मीडिया है, इससे भी फायदा हुआ है। जो आपस में इंटरेक्शन हुआ है, जैसे आप लोग अमेरिका में हैं, हमारे लोग अब इस समय सारी दुनिया में हैं, इंग्लैंड में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, स्पेन, पुर्तगाल, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, सभी जगह हैं। और अरब देशों में भी हैं, और चाइना में भी हैं, और रूस में भी हैं, यूक्रेन में भी हैं। तो भारत के लोग सब जगह हैं। तो जो वहां से फीडबैक आया है, उससे ये पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम दुनिया के सबसे गए गुजरे समाज हैं, बल्कि हम तो बहुत ही शक्तिशाली समाज हैं। और हमारी शक्ति का स्रोत है हमारे ज्ञान, हमारे वेद, हमारा उपनिषद, और हमारे युद्ध शास्त्र, और हमारे राजनीति शास्त्र। ये सब हमारी शक्ति के स्रोत हैं। तो ये अब भारत में फैल गया है। मोदी इसी नई चेतना को रिप्रेजेंट करते हैं। अवेकेंड इंडिया जिसे कहेंगे, जागृत भारत, प्रज्ञावान भारत, सजग भारत, सतेज भारत, उसके प्रतिनिधि हैं मोदी। तो उनके सामने ये चूहे की तरह लगते हैं। ये जो वेस्टर्न सोसाइटीज जिनको प्रमोट कर रही हैं, वेस्टर्न सोसाइटी तो नहीं कहेंगे, वेस्टर्न स्टेट्समैन का एक पार्ट। हम ये नहीं मानते कि सारा वेस्ट हमारा शत्रु है। वेस्ट में स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में और इंग्लैंड, फ्रांस आदि सभी जगह हमारे बहुत से शुभचिंतक हैं। हमारी उनसे मैत्री है और हमारे संपर्क और घनिष्ठ होने जा रहे हैं, जो हमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ अनरेस्ट फैला रहे हैं, एक तो हमने उनको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने भारत के शत्रुओं की पहचान शुरू कर दी है एक। और भारत का जो सामान्य समाज है, हिंदू समाज,
वो ये पहचान गया है कि ये सब लोग देशद्रोही ग्रुप हैं, भारत द्रोही ग्रुप हैं, और इसीलिए ये अपने को रोज अपना नाम बदलते हैं, अपने तरीके बदलते हैं, अपनी परिभाषा बदलते हैं, अपने ड्रामा बदलते हैं, नौटंकी बदलते हैं, लेकिन इनको पहचान गए। दूसरे, ये लोग इतने करप्ट हैं, इनकी इतनी पोल है कि मोदी शासन में ये सामर्थ्य है कि इनको कभी भी दबा सकता है। इनमें से हर एक के करप्शन की फाइल पीएमओ में मौजूद है, जो टॉप के लीडर्स हैं। जितने भी ये 26 दल बने हैं, इनके टॉप के लीडर्स की फाइल पीएमओ के पास है। इनके करप्शन की फाइल्स स्टेट्स में है, सब राज्यों में। जहां भाजपा शासन में आ गई है, वहां उनकी फाइल को और विस्तार से कलेक्ट किया जा रहा है। और हिंदू समाज में और भारतीय जनता में भी इन INDIA वालों का कोई समर्थन नहीं है। ये साफ साफ विदेशी धन से संचालित दिखते हैं। और दूसरे, हिंदू समाज और भारतीय समाज शांत और परिपक्व समाज है, जैसा मैंने कहा। उसको इतने सामान्य सिविल लाइफ में इतने झगड़े, बात बात में गाली गलौज, आरोप, भ्रष्टाचार भी करना और आरोप भी लगाना, गलत काम भी करना और मोदी जी को आंख पे दिखाना और फ्रॉड करना, अपना नाम है कोई अलायंस और उसका एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया इंडिया। मतलब भारत के लोगों को मूर्ख बनते हैं। तो ये भारत की जनता ये देख रही है कि ये स्वयं मूर्ख है, क्योंकि ये हमको मूर्ख मानते हैं। अरे इस तरह के गिमिक्स तो भारतीय एक गांव का आदमी भी जानता है और रोज खेल लेता है। ये जो नाटक चल रहा है, वो गिमिक्स चल रहे हैं कि हमने INDI ये लिख के उसे इंडिया कह दिया। भाई आपका तो एक एक्सक्लूसिव पता नहीं क्या क्या अलायंस इस तरह का नाम रखा है, तो आप अपने मूल नाम का केवल उसका शॉर्ट फॉर्म करके अपने को इंडिया कह देंगे, मतलब, और उसको दोहराने लगेंगे और अपने को उसको बार बार रिपीट करके समझ लेंगे। अब ये सेल्फ हिप्नोटाइज्ड लोग हैं, अपने को इंडिया मानने लगे हैं। अगर तो ये साइकिक केस हैं, और अगर नहीं मान रहे हैं तो बहुत ही खोखले लोग हैं। तो दोनों तरह से ये बहुत कमजोर लोग हैं कि ये भारत की जनता के प्रति अविश्वास करते हैं। ये समझते हैं कि हम कोई गिमिक करके भारत के लोगों को कंफ्यूज कर देंगे। तो इसलिए ये तो भारत की जनता भी इनको तिरस्कार कर रही है, इनके प्रति उपहास का भाव रखती है। और मोदी जी ने तो, पहले तो मैंने समझा था जब इन्होंने INDIA बनाया और उसको इंडिया इंडिया कहने लगे, तो बहुत सरल तरीका था कि पहले से भारत में ये नियम भी है कि इंडिया या भारत नाम का दुरुपयोग नहीं हो सकता। तो सरकार चाहती तो एक ऑर्डिनेंस से इस नाम को रोक सकती थी, या निर्वाचन आयोग से कह सकती थी कि इस नाम को अवैध घोषित कर दो। तो लेकिन कुछ नहीं किया। तो हम समझ गए कि मोदी जी को बहुत विश्वास है कि ये जो हैं, ये जो गिमिक्स कर रहे हैं, इसको जनता समझती है और हम इसे यूं मतलब मजाक में ही उड़ा देंगे। तो मोदी जी आजकल इनको मजाक कर रहे हैं। तो ये जितना INDI है, ये इस समय भारत में मजाक का विषय है। स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और भाजपा के सब लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, और भारत की जनता इनका मजाक उड़ा रही। तो ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब सावधान होना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि जो भी विदेशी शक्तियां हैं, उनके उन स्टेट्समैन को जो भारत में इस तरह की अनरेस्ट फैला रहे हैं, जो इस तरह की फंडिंग कर रहे हैं, जो भारत में क्वेरलिंग को, इनफाइटिंग को, झगड़े को, कलह को उकसावा दे रहे हैं, और जो फेसबुक, ट्विटर आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भी भारत में असंतोष और क्षोभ जगा रहे हैं, है ना, जन क्षोभ को जगा रहे हैं और लोक शांति को प्रक्षुब्ध कर रहे हैं, पब्लिक पीस जो है, ट्रैंक्विलिटी जो है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये इन लोगों को सावधान होना चाहिए, क्योंकि भारत में इतनी अधिक प्रतिभा है कि अगर भारत को मोदी जी जिस दिशा में ले जा रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ा दिया, तो हम सबको डिस्टर्ब कर देंगे। ये इनको अंदाज नहीं है। हम फेसबुक, ट्विटर और जो भी और सोशल मीडिया की संस्थाएं हैं, उनको भी डिस्टर्ब करने की शक्ति रखते हैं भारत के लोग। जो भारत के बुद्धिमान लोग हैं, उनके पास पर्याप्त बुद्धि है। और जो भारत की गुप्तचर संस्थाएं हैं, वो उन सब देशों में तोड़फोड़ कर सकती हैं, और उन देशों के भीतर उन लोगों के विरुद्ध तोड़फोड़। पूरे देश से हमारा कोई बैर नहीं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके खिलाफ काम कर सकते हैं। इंग्लैंड और फ्रांस में जो भारत में अनरेस्ट को फैला रहा है, हम उसको आइडेंटिफाई करके उसके विरुद्ध स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वातावरण बनाने की शक्ति रखते हैं। मोदी जी में ये सामर्थ्य है, और मोदी जी के साथ जो इंटेलिजेंसी
इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंट पीपल भी हैं और जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी हैं, उनमें ये शक्ति है कि हम तो यही कहेंगे कि जो समझदार लोग हैं उन्हें सावधान होना चाहिए, हो जाना चाहिए। नहीं तो हम आपके यहाँ भी अनरेस्ट फैला सकते हैं, आपके यहाँ भी डिवाइसिव रोल भड़का सकते हैं, आपके यहाँ इन फाइटिंग, आपके यहाँ तो बहुत सारी क्राइसिस पहले से हैं। वस्तुतः है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब काफी कच्चे, कहते हैं जैसे बालू की ढेर में बैठे हुए हैं। इनके यहाँ पहले से इतने ग्रुप क्लैशेस हैं, बहुत समस्याएं हैं। और भारत में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं मोदी जी, उसमें मुश्किल जाएगी। हम लोग इनको संभाल लेंगे, और इनको तो जनता पहचान चुकी है। जो INDIA है, ये तो केवल मजाक का विषय है, ये तो बुरी तरह हार खाएंगे। पिछले चुनाव से अधिक सीट मिलने जा रही है भाजपा को 2024 में। 2019 से कम 50 सीट अधिक मिलेगी 2024 में, क्योंकि मैं राजनीति का अध्येता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलने के लिए। और अच्छा, एक बात बताइए, जैसे यूरोप ने अभी क्रिश्चियन जो ग्रुप्स हैं, क्रिश्चियनिज्म के जो ग्रुप्स हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उस पे स्टेटमेंट लगाया क्रिश्चियनिज्म को बचाने के लिए। हम्म। और अमेरिका के जो लीडर्स हैं जैसे माइक पेंस हैं या अमेरिका के न्यूज एंकर्स हैं, सबके सब क्रिश्चियनिज्म के फेवर में ही बात करते हैं। तो इनमें हम्म। से कोई भी देश सेक्युलर नहीं है हम्म। ना, सेक्युलर जो बोलते हैं अपने आप को। हम्म। भारत को उन्होंने जबरदस्ती एक प्रेशर में डाला हुआ है ब्यूरोक्रेट्स को कि आपको अपने आप को सेक्युलर बताना है ना। लेकिन लेकिन ये लोग तो कोई भी ऐसी बातें नहीं कर रहे। ये लोग तो हिंदुओं अपने क्रिश्चियंस को बचाने के लिए बात कर रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज भी मुसलमानों को बचाने के लिए बात करती है भारत के अगेंस्ट। हम्म। भारत ही एकमात्र देश है जो अपनी मेजोरिटी पॉपुलेशन को दूसरे देशों में बचाने के लिए कुछ बात नहीं करता। और यही एक वीकनेस है, क्योंकि एक समय में आके हिंदू वर्सेस रेस्ट होने ही वाला है। चल तो रहा ही है, बोला नहीं जा रहा है, लेकिन तो इस विषय में यही यही तो पॉलिटिक्स का मेन जड़ है कि क्यों भारत में ये लोग किसी भी हिंदू को पावर में नहीं रखना चाहते। तो ये इनका गेम प्लान है। तो लेकिन ये गेम प्लान अभी मैं अगर डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका मतलब तो ओपन ही है। तो इसके विषय में आप क्या बोलेंगे? नहीं, ये कांग्रेस ने ये खेल खेला, क्योंकि कांग्रेस इनकी एजेंट पहले शुरू से नहीं। कांग्रेस में पहले नेशनल लीडरशिप थी। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो क्रिश्चियन नेशंस के भी एजेंट बन गए, और सोवियत संघ के भी, स्टालिन और लेनिन के भी, तो डबल एजेंट बन गए। और इसके बाद सोवियत संघ ने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया भारत की पॉलिटिक्स को, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट हो गया थैंक्स टू वेस्टर्न नेशंस, है ना। क्रिश्चियन नेशंस ने सोवियत संघ को डिसइंटीग्रेट कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया। अब जो लीडरशिप आई है वो इसको समझती है, तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? 2024 के बाद बोलना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको अपने समाज को बचा के रखना है, अपने स्टेट को बचा के रखना है। तो कंटिन्यूटी एंड चेंज जिसे कहते हैं ना, कि हम निरंतरता, पूरे स्ट्रक्चर को तुरंत नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि वो फिर रिवोल्ट करेंगे, और बहुत ज्यादा उसमें बहुत से गद्दार भी पैदा हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी और दूसरी जगह भी। क्योंकि चर्च ऑफ इंग्लैंड और चर्च ऑफ बहुत सारे देशों के चर्च जो हैं वो भारत में सक्रिय हैं, और उन चर्च में बैप्टाइज्ड और ट्रेंड लोग ब्यूरोक्रेसी में भी गए हैं, तो इसको संभाल के चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है भारत को, जिसे कहते हैं ना, आते जाओ फंसते जाओ, एक पंचतंत्र में कहानी है। तो ये स्वयं ही, जैसे अभी मणिपुर में नगा और कुकी लोगों ने मैतेई लोगों के साथ भयंकर नरसंहार, अत्याचार, बलात्कार, बहुत ज्यादा गंदगी, सेना पर झूठे आरोप लगाना, सब किया। आज के युग में जो संचार माध्यमों का युग है, उसमें सब लोगों को सब पता है। इसके बाद जो वेस्ट में बड़े बड़े अपने आप को डेमोक्रेट और ह्यूमन राइट वाले बोलते हैं, वो खुल के उनके पक्ष में आ गए, और वो मैतेई को मनुष्य नहीं मान रहे हैं, केवल कुकी और नगा को तो मनुष्यों के बीच भेद कर रहे हैं, रिलीजन बेस्ड। ये भारत के लोग देख रहे हैं और दुनिया देख रही है। दुनिया से तो मतलब नहीं, दुनिया तो क्या करेगी, लेकिन भारत के लोग देख रहे हैं। और भारत में हिंदू इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, और हिंदू स्कॉलर्स और हिंदू विद्वान, और जो परंपरागत हमारे धर्म के विद्वान हैं, वो अब पहली बार इधर देख रहे हैं, क्योंकि स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग करके कांग्रेस ने बहुत कंफ्यूजन फैला दिया था। क्योंकि वो ऊंचे ऊंचे शब्द बोलते थे ना, कभी सच तो बोला नहीं कि
हम स्टालिन के चेले हैं, ये नेहरू ने संसद में बोला, लेकिन बाकी समय तो प्रचार करते रहते थे कि हम भारतीय हैं और हम भारत के पुत्र हैं और भारतीय वेदों को मानते हैं, झूठ बोलते रहे। तो इसके कारण हमारे धर्म के आचार्य भी भ्रम में रहे, हमारे साधारण धार्मिक हिंदू भी भ्रम में रहे। लेकिन ये जो लोग, जो जिनके आप नाम ले रहे हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज के पक्ष में खुल के आ रहे हैं और अभी तक ने अपने आप को डेमोक्रेट और इंडिपेंडेंट कहते थे, और उनकी पोल खुल रही है कि ये तो खुल के केवल क्रिश्चियंस का पक्ष ले रहे हैं, और उधर कुछ लोग खुल के मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। तो भारत बहुत बड़ा देश है ना, तो हम हमारे लोग इसको 120 करोड़ हिंदू भारत में रहते हैं, उसमें कम से कम 115 करोड़ हिंदू प्रचंड देशभक्त हैं और सत्यनिष्ठ हैं और बहुत ही परिपक्व हैं। वो ये देख रहे हैं, अरे इतनी पोल, तुम तो कहते थे हम सारी दुनिया में शांति लाना चाहते हैं और केवल क्रिश्चियन का पक्ष ले रहे हो, और जो नॉन क्रिश्चियन है उनको मनुष्य नहीं मानते, और मुसलमान देश जो हैं वो केवल इस्लाम के पक्ष में एकजुट होते हैं। तो ये बात भीतर आग, चेतना की अग्नि, चिदग्नि, भारत के हिंदुओं में चिदग्नि जागृत हो गई। ये जो चिदग्नि है ये बहुत जागृत हो गई है, और 2024 के बाद इस चिदग्नि का परिणाम भारतीय राजनीति में होगा। जल्दी ही मोदी सरकार 2024 के बाद ये घोषित करेगी कि विश्व में जहां भी हिंदुओं का उत्पीड़न होता है, जहां भी हिंदुओं के साथ अन्याय होता है, उसे ये भी कह सकते हैं कि जहां भी भारतीयों, किसी भी भारतीय के साथ होगा, तो भारतीय में सबसे बड़ी संख्या हिंदुओं की है, तो हम उसके नाम पर जहां भी हिंदुओं के साथ अन्याय होगा हम इंटरवीन करेंगे। ये 2024 के बाद भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी नीति होने जा रही है कि किसी भी भारतीय के साथ जो भी समाज अन्याय करेगा उसमें भारत सरकार हस्तक्षेप करेगी, पहल करेगी, और जो मुख्यतः हिंदू के उन पर लागू होता है कि हिंदुओं के साथ जहां भी कोई अन्याय होगा, जहां भी अनीति होगी, अनाचार होगा, मोदी सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, और उसमें हम विश्व की अन्य शक्तियों को भी साथ लेंगे। बहुत से लोग संसार में हमारे इस सत्य पक्ष का समर्थन करेंगे। तो ये होने जा रहा है। अभी जो है वो कांग्रेस ने जो पाप किए थे उसकी गूंज है, और एकदम से डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहते प्रशासन तंत्र को, इसलिए क्रम से चल रहा है मोदी शासन। ये 2024 के बाद आप देखेंगे कि हिंदुओं के विरुद्ध जहां कहीं भी कुछ भी अन्याय होगा, भाजपा शासन, मोदी शासन उसमें हस्तक्षेप करेगा, लीड लेगा। ये होने जा रहा है। क्योंकि यही जरूरत है समय की, क्योंकि अभी जैसे जैसे अगर हम लोगों को हिंदुओं की डेफिनेशन भी बदलनी चाहिए कि जिन हम्म, जिन कम्युनिटीज के, जैसे वेस्ट में आप देखेंगे, यूरोप में नेटिव पॉपुलेशन को मार दिया गया, उनको पगान बुलाते हैं, उनको शमन बुलाते हैं। हम्म, और हम्म, अमेरिका में भी मार दिया गया है, सबको खत्म हम्म, कर दिया गया है, और उनको कोई वॉइस भी नहीं है। तो ये सारे नेटिव पॉपुलेशन, जो शमन, पगान, जिनको चर्च बहुत बुरी तरह गाली देता है, ये सभी हमारे सनातन धर्म के पार्ट है। इनकी ये पूजा सब सनातन धर्म का अंग है, हम इन सब की रक्षा करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि वो हिंदू नहीं बोलेंगे। जहां कहीं भी सनातन धर्म को, यूनिवर्सल लॉस को मानने वाले जो भी मनुष्य होंगे, उन सब की रक्षा भारत शासन का कर्तव्य है, और वो सब जगह फैलेगा। इसीलिए मैंने बार बार संकेत में कहा, आपने उस बात को खोल दिया। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो वहाँ के सनातन धर्म को मानने वाले पुराने भारतीय हैं, जिनको इन्होंने जगह जगह बंद कर रखा है, थोड़े थोड़े हटमेंट्स में, थोड़े थोड़े कॉलोनीज में, उन सब के पक्ष में भारत बोलने वाला है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं और जो स्टेट्समैन हैं, उनको भारत में आग भड़काने के पहले सावधान हो जाना चाहिए। हम रेड इंडियंस जिन्हें आप कहते हैं, उन अपने सनातन धर्मी बंधुओं के संपर्क में हैं। हमारा बहुत ज्यादा संगठन है, हमारे लोग वहाँ काम कर रहे हैं, हमारे लोगों ने उस पर पुस्तकें लिखी हैं। कोलकाता से 2 भागों में एक पुस्तक छपी, बहुत से हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पुराने परंपरागत सनातन धर्मी भारतीय रह रहे हैं, उनके संपर्क में हैं। अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टेट्समैन ने भारत में अनरेस्ट फैलाया, चाहे ट्विटर और सोशल मीडिया से हो, चाहे ये सोरोस जैसे बेवकूफों के द्वारा हो, बकबक की, तो बहुत खतरा है। हम उन भारतीयों के, जिन्हें आपने रेड इंडियन कह दिया है, उनके पक्ष में बहुत जल्दी सक्रिय हो जाएंगे। 2024 के बाद हम उन सबके हितों की रक्षा करेंगे। इस्लामिक देशों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे टर्की में शमन हम्म, लोगों के विरुद्ध प्रोग्राम चलता है, मतलब हाँ, वो मस्जिदों के द्वारा और हाँ, गवर्नमेंट्स के द्वारा, इस्लामिक गवर्नमेंट्स के द्वारा। हाँ, हाँ, पाकिस्तान में जो नेटिव जो हिंदू हैं, अभी भी थोड़े बहुत हाँ, हिंदू बचे हैं, और नेटिव जो पॉपुलेशन जो जैसे आदिवासी हैं, उनके विरुद्ध प्रोग्राम चलता है मस्जिदों के हाँ, द्वारा।
सऊदी अरेबिया में भी शमन लोग हैं, उनके विरुद्ध प्रोग्राम हाँ, चलता है। और सीरिया बहुत में सारे है, इराक, सब जगह ईरान सब इराक जगह में भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं। ईरान ईरान तो पूरा देश ही, एक वीडियो भी है शैलेंद्र जी का चैनल पे। ईरान हाँ, तो पूरी तरीके से रेडी है कि वापस जोरोस्ट्रियन, जो हिंदू कल्चर है, जोरोस्ट्रियन नाम तो तो वो हम सब करने जा रहे हिंदुइज्म। हैं ना। आखिर शैलेंद्र जी हमारे स्टेट्समैन हैं। वो भारत के प्रशासनिक अधिकारी हैं। उन्होंने ऐसे ही थोड़ी कहा है, ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, है ना। वो एक आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो वो होशियार को इशारा काफी है। अगर शैलेंद्र जी उतना स्ट्रांग बोल सकते हैं तो समझ लीजिए कि क्या तैयारी। हम संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा सऊदी अरब या जो भी देश है, वो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी लोगों के साथ जो भी अन्याय करेंगे 2024 के बाद हम उसमें सक्रिय हस्तक्षेप करेंगे। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अबोरिजिन्स के विरुद्ध प्रोग्राम चलाया हुआ है। अफ्रीका हाँ, में चर्च ने नेटिव अफ्रीकन के विरुद्ध प्रोग्राम चलाया हुआ है। चर्च ने और गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड में माओरी के विरुद्ध प्रोग्राम चलाया हुआ है। साउथ अमेरिका में माया, एस्टेक और जो इनका के जो लोग हैं, और जो जो नेटिव पॉपुलेशन साउथ में, उसके विरुद्ध चर्च ने प्रोग्राम चलाया हुआ है गवर्नमेंट्स के साथ। जी हाँ, जी इन जी। सबके ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो एक ही देश बचता है, हिंदू, बात बात करने के लिए भारत ही बच। केवल सनातन धर्मी। और ये जो आरएसएस के विरुद्ध जो बाकी लोग हैं, वो इसलिए नहीं कि वो आरएसएस पढ़ा है। आरएसएस में कोई बड़े वेदज्ञ और बुद्धिमान उतने लोग नहीं है, लेकिन बहुत बल माने सक्रिय लोग हैं और सब जगह उनका संपर्क है। अफ्रीका में आरएसएस का संपर्क है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रेड इंडियन से आरएसएस का संपर्क है। अफ्रीका में तो जबरदस्त नेटवर्किंग है। इसलिए इस्लाम और ईसाइयत दोनों के जो समझदार अगर नेतृत्व है तो उनको हिंदुओं से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। भारत बदल चुका है। ये हिंदू चेतना का भारत हो गया है और ये हस्तक्षेप करेगा सब जगह। सनातन धर्म के पक्ष में, न्याय के पक्ष में, यूनिवर्सल लॉज के पक्ष में हम इंटरवीन करेंगे 2024 के बाद। और मैंने अभी सर चाइना में तो बहुत सारी पॉपुलेशन है। कोरिया में चर्च ने घुस के सबको कन्वर्ट कर दिया। कोरिया के लोग, अगर भारतीयों को मालूम ना हो, वो हिंदू ही थे पहले सारे के सारे। हाँ, जापान जापान के लोग भी सनातन धर्म का पालन करते थे। तो अभी हर जगह चर्च घुस घुस के हर जगह काम कर रहा है इधर उधर। लेकिन भारत का जो ऑल्टरनेटिव फिलॉसफी है, जो मतलब सनातन धर्म का फिलॉसफी है, जो मेन है, विश्व में मेन, अगर कोई स्पिरिचुअल बात करता है तो वो एक ही है, योग, और कुछ है ही नहीं। तो उसके विरुद्ध इतना प्रोग्राम चल रहा है, और इन सब देशों में भी बहुत जरूरत है एक्चुअली। इन सब देशों में भारत हस्तक्षेप। चीन में बहुत संपर्क है आरएसएस का और बहुत से लोगों का, हिंदू संगठनों का। और चीन में इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्रिश्चियन बनाया है बहुत बड़ी पिछले 100 वर्ष में। उसके पहले नहीं था। नहीं। 100 वर्षों में जबरदस्त क्रिश्चियन बनाया है। लेकिन जो सामान्य चीनी, परंपरागत चीनी नागरिक है, उनमें इसके विरुद्ध बहुत क्षोभ है, बहुत ज्यादा क्षोभ है। और भारत उनको सनातन धर्म से पुनः जोड़ेगा, क्योंकि वो हमारा मित्र देश, अनुगत देश और शिष्य देश रहा है। तो चीन को पुनः सनातन धर्म से हम बहुत जल्दी जोड़ने वाले हैं। और तिब्बत तो भारत सनातन धर्म का केंद्र ही है। हमारे पुराणों में लिखा है, ये वसंत कुरुक्षेत्र ते वसंत त्रिविष्ट पे। तिब्बत में वही लोग रहते हैं जो कुरुक्षेत्र में रहते हैं। तो तिब्बत हमारा है, तिब्बत सनातन धर्म का देश है। हम जल्दी ही वहाँ सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने सबकी आशा बढ़ा दी आज। तो आज तो बड़ा पॉजिटिव लेक्चर है, और लोगों मोदी जी से बहुत आशा है। मोदी जी में वो सब समझ है। मोदी जी में एक अंतर्निहित शक्ति है और समझ है, दृष्टि है। वो धीरे धीरे अनफोल्ड हो रही है उनकी शक्ति। हमको बहुत धैर्य से उनको देखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी। आप इस पे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए कि रामायण महाभारत में जो लिखा है वो सत्य है। मैं अपनी अनेक पुस्तकों में प्रूव कर चुका हूँ, और वहां भी गया हूँ जहाँ पे मैंने अपनी पुस्तकों में लिखा है, उन सब जगहों पे गया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और रामेश्वर जी की पुस्तकें जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी जैसे ही मेरे पास इवेंट के बाद समय होगा। नमस्ते एंड धन्यवाद। हाँ।